तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज जस्ट ओनली अ कॉन्सेप्ट। उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं यूजिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, वो अभी हमारा रिमेनिंग है, जो इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। आपने अगर देखा अपने सिस्टम के अंदर, तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर नाम की एक यूटिलिटी होती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसको अभी किसी ने कभी रन किया है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर रन किया है क्या कभी किसी ने भी? आई थिंक अभी भी हो। defragment and optimize disk. Disk cleanup, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, दिस इज डीफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपके क्या होता है, हर एक डिस्क में आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो उसको रिमूव करने के लिए अपने पास एक यूटिलिटी होती है डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर। अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ डेटा है नहीं, तो ये फ्रेगमेंटेशन 0% बता रहा है। लेकिन हमारे सिस्टम्स में क्या होता है, हम लोग बहुत बल्क में डेटा रखते हैं, टाइम टू टाइम उसको कुछ चीजें डिलीट करते रहते हैं, बीच में ऐड करते रहते हैं, तो वहां पर फ्रेगमेंटेशन बहुत हो जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, और फिर समझेंगे कि डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रॉब्लम है सिस्टम्स के अंदर। होता क्या है कि जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में उस डेटा को परमानेंटली सेव करते जाते हैं। अब हार्ड डिस्क में डेटा को सेव करते रहोगे तो वो क्या होता है, सिक्वेंशली उसको सेव भी करता जाता है। जैसे सपोज ये अपनी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का पूरा जो पार्टीशन होता है वो फिजिकल जो एड्रेस होता है वो डिवाइडेड होता है ब्लॉक्स में। कुछ नंबर ऑफ बिट्स के हर एक ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। आपने ट्रैक सेक्टर्स ये सब पढ़े होंगे। तो उसके अंदर जो मिनिमम सी यूनिट बनती है बाद में सेक्टर, तो सेक्टर के अंदर भी अपने क्या होते हैं, इस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली अपना डेटा क्या होता है, सेव होता है। तो लेट सपोज ये अपनी एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर की कुछ डेटा हमने सेव किया हुआ है। सपोज आप लोग एक मूवी लाए अपने फ्रेंड से और आपने सेव कर दी। अब वो जो मूवी है वो आपके फर्स्ट 2 ब्लॉक्स में आकर के सेव हो, ठीक है। इतनी ही इसकी स्टोरेज थी, तो इसने इसको सेव कर लिया। अब नेक्स्ट डे आप एक मूवी और ले आए, तो वो भी, ये दोनों क्या है, मिलकर के एक मूवी है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक और मूवी ले आए और आप यहाँ पर उसको भी सेव कर रहे हो। ये मूवी भी हमारी यहाँ पर सेव हो गई। सपोज इसने 3 ब्लॉक्स लिए। नेक्स्ट डे आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लेके आए और आपने वो भी सेव कर लिया। टाइम टू टाइम हम इस तरीके से डेटा को लाते हैं, सेव करते रहते हैं अपने सिस्टम में, राइट। इसने 2 ब्लॉक्स लिए। अब आपने सपोज ये जो मूवी थी, जो ग्रीन कलर से फिल्ड है हमारे ब्लॉक्स, वो मूवी आपने देखी, आपको इतनी अच्छी भी नहीं लगी, आपको लगा कि उसको सिस्टम में रखना बेकार है, इसको डिलीट कर दो। तो आपने क्या किया, इस डेटा को डिलीट कर दिया। ये जो 3 ग्रीन कलर के ब्लॉक हैं, अब ये क्या हो गए, खाली हो गए। अब इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ये डेटा आपका यहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बीच में क्या हो गया, एक स्पेस बन गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर गलती से वो भी डिलीट हो गया। तो सपोज आपने क्या किया, यहाँ पर ये डिलीट हो गया। यहाँ पर तो ब्लॉक्स फिल्ड हैं, लेकिन बीच में जो आपका एरिया था वो खाली हो गया। तो इसके अंदर
हार्ड डिस्क के अंदर ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि जो खाली स्पेस है उसको वो खुद ही शिफ्ट कर दे या भर दे। तो इस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क में क्या आ जाते हैं, बीच बीच में फ्रेगमेंट्स से आ जाते हैं जो कि एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ठीक है, अब सपोज अपने पास एक बहुत बड़ी फाइल आई जिसको कि कितने ब्लॉक्स चाहिए कंटिन्यूसली, 5 ब्लॉक्स चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर अपने पास कितने ब्लॉक्स फ्री हैं, यहाँ पर बीच में 1 2 3 4 ब्लॉक्स फ्री हैं, एम्प्टी हैं। और यहाँ पर लास्ट में भी अपने पास 4 ब्लॉक्स एम्प्टी हैं, लेकिन जो फाइल आई है न्यू उसको तो 5 ब्लॉक्स चाहिए कंटिन्यूसली। तो क्या उसको 5 ब्लॉक कंटिन्यूसली कहीं पर मिल पा रहे हैं? इस केस में नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भी 4 मिल रहे हैं और यहाँ पर भी 4। तो वो फाइल इस एरिया में आने से मनाही कर देगी, वो इसको बोलेगी कि यहाँ पर मेरे लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है, राइट। जबकि स्पेस अपने पास कितना फ्री है, 8 ब्लॉक्स हैं अपने पास फ्री, लेकिन क्योंकि वो एक ही जगह पर नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं है और फाइल को कंटिन्यूस एलोकेशन ही चाहिए, तो इस केस में हमारे पास स्पेस होते हुए भी क्या हो जाएगा, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और यही अपनी डिस्क में होता रहता है। जो डिस्क अभी मैंने जिसे शो की थी वो यूटिलिटी, तो उसको डी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सारे यूज स्पेसेस हैं इनको हम एक साइड कर सकते हैं और जो खाली स्पेसेस है उनको एक साइड कर सकते हैं। किसी डेटा को हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी काम भरी हुई चीजें उनको एक साइड कर रहे हैं और खाली चीजों को एक साइड रख रहे हैं, ताकि जब भी कोई न्यू फाइल आए, कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन आए तो वो इजिली स्टोर हो पाए। समझ रहे हैं? जैसे सिंपली आप अपने घर में अपनी अलमीरा होगी आपकी, वहां पर आप उसको सेट भी करते होंगे टाइम टू टाइम, साल में 2 साल में एक बार करते होंगे। तो उसमें क्या करते हो, एक बार आपने अच्छे से सेट कर दिया कि हाँ यहाँ पर मेरी ये चीजें रहेंगी, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, सेट हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब आप यूज करते हो तो क्या होता है, चीजें इधर की उधर रख देते हो, या फिर ऐसा होता है कि एक जगह पर डंप लग जाता है और दूसरी जगह खाली ही हो जाती है। तो अगर आपके पास फिर कोई सामान आया जिसको कि बड़ा स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस आपको एक ही जगह पे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो आपके सामान क्या है, इधर उधर ऐसा बिखरा हुआ है कि बीच बीच में तो बहुत सारा खाली स्पेस है लेकिन एक ही जगह पर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है, दिस इज फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। और इसको सॉल्व करना क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए कि आपको अलमीरा में ही रखना है वो सामान भी अपना, आप क्या करोगे, जितना भी चीजें हैं उनको एक साइड कर दोगे और वो खाली स्पेस जब एक साइड मिल जाएगा आपको प्रॉपर, तो अपना सामान वहां पर रख, राइट। तो यहाँ पर भी वही करते हैं हम इन डी फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है और डी फ्रेगमेंटेशन उसका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो इसकी अगर हम थ्योरी पढ़े यहाँ पर, a process are located and removed from memory. The free memory space is broken into little pieces. It happens after sometimes that process cannot be allocated to memory blocks considering their small size, and memory block remain unused. This problem is known as fragmentation. इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, उन अनयूज स्पेसेस की नई फाइल भी नहीं आ पा रही है और बीच बीच में खाली स्पेस भी है, तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मीनिंग क्लियर हुआ फ्रेगमेंटेशन का? रिप्लाई कीजिए फटाफट। मीनिंग क्लियर है? तो इसके अब टाइप्स हम लोग देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन अपने कितने टाइप के होते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पर। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है अनयूज स्पेस की, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन टाइप से यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे। ये देखो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो यहाँ पर समझ सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू दिया था, दिस इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये अपनी यूज मेमोरी स्पेसेस हैं जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, और ये अनयूज्ड है। अनयूज्ड यानी कि इसमें कुछ आपने डिलीट किया होगा, खाली हो गया ये बीच में, तो ये इस तरीके से बीच बीच में क्या हो जाता है, आ जाता है खाली स्पेस। और इसमें तो ये नहीं शो कर रहा है जब हम डीफ्रेगमेंट कर रहे हैं, लेकिन भाई
विंडो के वर्जन में बिल्कुल इसी तरीके से शो करता है। और जब उसको डीफ्रेगमेंट आप करोगे तो वो पूरा रन होता हुआ दिखता है कि आपका खाली स्पेसेस एक तरफ आ गया और यूज स्पेसेस एक तरफ आ गया। लास्ट में आपको इस तरीके का आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यूज स्पेसेस को एक साइड कर देगा और ये एम्प्टी स्पेसेस जो छोटे छोटे इस तरीके से उनको एक साथ कलेक्टिवली इस तरीके से एक साइड कर देता है, डीफ्रेगमेंटेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, आपका जो ये ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो जिसमें की फाइल जाकर के सेव हो रही है, ये तो ब्लॉक के अंदर जाके सेव हो रही है ना। तो यहाँ पर इन ब्लॉक के अंदर की हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये कंप्लीटली फिल्ड है या फिर नहीं है। वो कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर ना हो, एक ब्लॉक अगर एक बिट भी उसके अंदर एंटर कर गई किसी फाइल की तो वो ब्लॉक सील हो जाता है उस फाइल की, उसको हम फिर किसी दूसरी फाइल को नहीं दे सकते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसको आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सपोज यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं अपने 2 एंड यहाँ पर, ठीक है, लेट्स सपोज ये हैं अपने ब्लॉक्स। अब एक फाइल आई अपने पास जिसने की क्या किया, इस ब्लॉक को कंप्लीटली फिल कर दिया और इस ब्लॉक को इसने खाली हाफ ही फिल किया है, इतना ही फिल किया है। ये जो स्पेस है ये स्पेस है आपका एम्प्टी स्पेस। सपोज ये जो स्पेस है आपका ये क्या है, खाली छूट गया, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब एक दूसरी फाइल आती है, अब वो दूसरी फाइल क्या है, इन दोनों ब्लॉक में जाकर के सेव हो गई, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक में सेव हो गई। और फिर एक फाइल यहाँ पर आई जो कि हमने यहाँ पर सेव कर, इस ब्लॉक के अंदर सेव कर, और इसका भी कुछ परसेंट जो है वो खाली रहेगी। जरूरी नहीं है ना फाइल कंप्लीटली फिल करे ब्लॉक को, ये खाली स्पेस है। ये एक फाइल हमने यहाँ पर सेव की थी लेकिन वो क्या हुआ, फिर डिलीट कर दी, तो ये आपका यहाँ पर खाली स्पेस है। तो अब जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है दैट इज एम्प्टी स्पेस, और जो रेड कलर से फिल्ड दिख रहा है दैट इज फिल्ड विद डेटा। तो होता क्या है कि ये जो ब्लॉक्स हैं जब ये इंटरनली इसमें मेमोरी वेस्ट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल जो है आपका, दिस इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और ये जो बाहर पूरे पूरे ब्लॉक्स खाली हैं, बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके जो पूरे पूरे ब्लॉक्स जब एम्प्टी रह रहे हैं बीच बीच में, ये जो है दिस इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर हम ब्लॉक के अंदर की बात तो कर ही नहीं रहे, दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन आपके जो ब्लॉक हैं कभी कभी वो भी हाफ एम्प्टी या कुछ परसेंट एम्प्टी रह जाते हैं इस तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। भाई ये भी तो मेमोरी का वेस्टेज ही है। सपोज हमने क्या किया, पूरी प्लेट में खाना ले लिया, किसी पार्टी में गए, पूरी प्लेट में खाना ले लिया भर के, लेकिन खा कितना रहे हैं उसका 50% भी हमने नहीं खाया, तो हाफ परसेंट जो है वो खाना तो पूरा वेस्ट हो गया ना, 50% खाना तो वेस्ट हो गया। अब उसको कोई और भी नहीं खा सकता है, कैसे खाएगा कोई आपका जूठा खाना, ऐसे तो नहीं खा सकता है, तो वो क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ पर भी फाइल क्या कर रही है, आधा स्पेस ले लिया, आधा बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसको किसी और फाइल को भी एलोकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ब्लॉक उसी के लिए फिर सेव हो जाता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू डीफ्रेगमेंटेशन, जो कि मैंने अभी आपको रन करके भी दिखाया था और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो। तो ये जो सॉल्यूशन है ये किसका सॉल्यूशन है, आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि सारा फ्री स्पेस एक साइड आ जाएगा और सारा यूज स्पेस एक साथ आ जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का क्या, इसके अंदर तो कई ऐसे ब्लॉक भी होंगे जो हाफ एम्प्टी होंगे या कुछ परसेंट तक एम्प्टी होंगे, तो वो तो यूज हो ही नहीं सकते फिर उस केस में इस वाली टेक्निक से, क्योंकि ये पूरे एम्प्टी ब्लॉक्स को एक्साइट करता है, हाफ एम्प्टी या इस तरीके से नहीं करता है। तो इसके लिए फिर पेजिंग और सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के काम में आता है। ठीक है, कैसे करेगा वो हम अभी देखेंगे। दोनों टाइप्स क्लियर है आप लोगों को? यस वैभव, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके, तो ये था अपना फ्रेगमेंटेशन, और अब आ जाते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का अपना जो सॉल्यूशन है पेजिंग उस पर। इसकी थ्योरी एक बार आप देख लीजिए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपैक्शन और शफल मेमोरी कंटेंट टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। To make compaction feasible, the location should be dynamic. The internal fragmentation can be reduced by effectively assigning the smallest partition but largest enough for the process. ठीक है, आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि किसी स्मॉल पोर्शन को बहुत ही लार्ज स्पेस हम दे रहे हैं। ठीक है, कि छोटी चीज को बहुत बड़े बॉक्स में तो नहीं डालते ना आप घर में भी। जब आप लोग सामान रख रहे हो, कहीं पर पैकिंग कर रहे हो कुछ, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बॉक्सेस छोटे बड़े हर साइज के लेके रखे होते हैं। तो उसके अंदर हम छोटे सामान को छोटे बॉक्स में ही रखते हैं और बड़े सामान को बड़े बॉक्स में ही रखते हैं, ताकि स्टोरेज का वेस्टेज ना हो। ऐसा ना हो कि हमने एक छोटी सी चीज को बड़े बॉक्स में पैक कर दिया और फिर बड़े सामान के लिए तो जगह ही नहीं है, छोटे बॉक्स में तो वो आएगा नहीं और हमने वो वेस्ट कर दिया पहले रख। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखना पड़ता है सिस्टम को भी कि किस फाइल को किस लोकेशन पे रखा जाए कि अपना मेमोरी का वेस्टेज कम से कम हो। ठीक, अब आ जाते हैं पेजिंग के कॉन्सेप्ट पे। पेजिंग देखो होता क्या है सिस्टम के अंदर कि हर एक चीज को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, पेज, फाइल। आपके सिस्टम में आपको पता है कि आपने कुछ भी अगर स्टोर किया तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइल। चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल। तो फाइल सपोज आपने क्रिएट की, एक पीपीटी क्रिएट की सपोज आप लोगों ने, ठीक है, और उसका साइज था 100 MB। ठीक है, कुछ 100 MB उसका साइज बना, आपने उसके अंदर ऑडियो वीडियो जो भी रखना था रखा है और अच्छा खासा उसका साइज बन गया है 100 MB। अब उस पूरी फाइल का साइज क्या है, 100 MB। तो सिस्टम इस पूरी फाइल को उठा करके ऐसा का ऐसा डेटा आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करता है एक साथ। इसको क्या करता है, ये इस फाइल को पेजेस में डिवाइड करता है। पेजेस में डिवाइड होती है फाइल। पेजेस का मतलब जिस तरीके से आपकी कॉपी में अलग अलग पेज होते हैं, इसी तरीके से हमारी पूरी फाइल को साइज के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्राइटेरिया है कि 10 MB की एक फाइल, एक पेज वो बनाएगा, 10 MB का पर पेज बनाएगा, तो आपकी इस पूरी फाइल का कितने पार्ट हो जाएंगे, पेज का साइज है 10 MB। ठीक है, तो आपकी इस पूरी की पूरी जो फाइल है उसको वो कितने पार्टीशन में डिवाइड कर देगा, 10 में हो जाएगा। ठीक है, 10 इस तरीके से ये आपके सारे क्या होंगे, पेजेस होंगे। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, पेज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 1 2 3 4 5 and 5 5 10। ठीक है, 10 MB सारे पेजेस में स्टोर हो जाएगा और सारी फाइल ओवरऑल आपकी 100 MB की फाइल है और हर पेज आपका 10 MB। अब डिवाइड करने का पर्पस क्या था इसका, कि भाई आप जब इसको स्टोर करने जाओगे मेमोरी के अंदर तो ये पेज बाय पेज स्टोर हो, ताकि आपका जो मेमोरी है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि इसका जो एलोकेशन होता है फिर
वो किस तरीके से होता है, कंटिन्यूसली भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूसली भी हो सकता है। सपोज ये आपके 10 MB के ब्लॉक्स हैं, 10 MB के ब्लॉक्स हैं, ये बन गए अपने ब्लॉक्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो उसके पेज का साइज होता है एग्जैक्टली वही साइज वो अपने ब्लॉक का भी रखता है। मेमोरी ब्लॉक्स जो वो रैम पर डिवाइड करे चाहे वो हार्ड डिस्क पे डिवाइड करे, वो उन दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम रखता है, ताकि क्या हो, मेमोरी वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, अगर आपके पास बॉक्स और आपका जो उसके अंदर मटेरियल जाना है दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता है, परफेक्ट होता है, तो आपका उसके अंदर खाली स्पेस कम से कम रहेगा। तो यही काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसका डिवीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है और इसका डिवीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, तो वो बिल्कुल सेम बनाएगा दोनों के साइजेस को। ठीक है, जैसे आप कभी कोई सामान लेके आते हो मार्केट से, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मोबाइल फोन ले लो इवन, तो मोबाइल फोन का जो बॉक्स आता है वो बिल्कुल उस मोबाइल फोन के लिए ही बना होता है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बॉक्स में इतना छोटा सा मोबाइल आ रहा है। ठीक है, जितना बड़ा मोबाइल लोगे उतना ही बड़ा उसका बॉक्स आता है। क्यों होता है वो सेम, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मोबाइल बना रही है बॉक्सेस भी वही बना रही है, तो दोनों सेम ही बनाएगी वो, ताकि आपका जो मटेरियल है, जो पैकिंग है वो भी अच्छी लगे और खाली स्पेस भी कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। इसके डिवीजन हार्ड डिस्क या रैम के डिवीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है और फाइल के डिवीजन भी, डिवाइडिंग जो सब कुछ है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो अगर वो पेजेस 10 MB के बनाता है तो यहाँ पर जो ब्लॉक साइज है, ठीक है, इसको भी वो 10 MB ही रखता है, ताकि पूरी की पूरी एक पेज आकर के एक ब्लॉक में पूरा फिट हो जाए और जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, पेजिंग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ने फाइल को डिवाइड कर दिया पेजेस में और यहाँ पर मेमोरी को डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स में। अब क्या होगा, एक पेज नंबर 1 उठ के आ जाएगा इसके अंदर, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, सेकंड इसमें आ जाएगा, थर्ड इसमें आ जाएगा, फोर्थ इसमें आ जाएगा, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका सारा का सारा डेटा 10 ब्लॉक्स में, 10 पेजेस का डेटा 10 ब्लॉक्स में। तो बिल्कुल भी मेमोरी वेस्टेज हुआ क्या, नहीं। हो सकता है कि आपके लास्ट जो पेज हो उसमें इनफ डेटा ना हो, हाफ हो या कुछ ऐसा हो, तो उसमें मेमोरी वेस्टेज अगर होता भी है तो वो बिल्कुल माइनर होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा जैसे कि आपका पहले वाले सिस्टम में हो रहा था। राइट, so this concept is called paging. What is pages? Pages are the small partition of any files in computer system. ओके, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इतनी ही नहीं है पेजिंग, अभी पेजिंग के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती है रिलेटेड, क्योंकि इसको अगर सेव करना है डेटा को पेजेस फॉर्मेट में, तो फिर कलेक्ट करने के लिए भी इसके पास टेक्निक होनी चाहिए कि कौन को फाइल के कौन कौन से पेजेस कहाँ कहाँ पर पड़े हैं, उनको वापस फैच करने के लिए उसके पास प्रॉपर एड्रेसिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो वो चीजें भी पेजिंग के अंदर ही आता है। राइट, अब आ जाओ नीचे इसके थ्योरी पोर्शन पर। So a computer can address more memory than the amount of physically installed on the system. This extra memory is actually called virtual memory, and it is a section of the hard disk that's set up to eliminate the computer's RAM. Paging technique play an important role in implemented virtual memory. वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पेजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पार्ट तो उसके बारे में जा सकते हैं। तो अभी जब हम वर्चुअल मेमोरी डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कैसे पेजिंग हेल्प करती है वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करने। Paging is a memory management technique in which process address space is broken into blocks of the same size called pages. Size is power of 2 between 512 bytes and digits. ठीक है, सिस्टम के अंदर आप देखते होंगे जो भी एड्रेसिंग स्कीम चलती है, आपका जो डिवीजन या कुछ भी छोटे से छोटा पार्टीशन भी अगर सिस्टम के अंदर बनेगा तो पावर ऑफ 2 में बनता है, कभी भी इवन आपने ऑड वैल्यूज नहीं देखी होगी। ठीक है, 32 बिट 64 बिट 2 की पावर में ही आता है हर चीज सिस्टम के अंदर।
तो वो उसका अपना फंक्शन है। द साइज ऑफ द प्रोसेस इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पर पेजेस और जो ब्लॉक्स होते हैं दोनों का साइज सेम साइज का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर लेता है पहले ही। Similarly, main memory is divided into small fixed size blocks of physical memory called frames. And the size of a frame is kept the same as the page to have optimum utilization of main memory and to avoid external fragmentation. External, internal दोनों टाइप के fragmentation से बचने के लिए यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। अब हमने हार्ड डिस्क की बात की थी, उसके अंदर तो ब्लॉक्स होते हैं, बट यहाँ पर मेन मेमोरी यानी कि रैम, अगर किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो रैम पे लोड होती है। अब फाइल क्योंकि पेजेस में डिवाइडेड है तो फिर रैम को भी ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि हर एक पेज आकर के वहां पर फिट हो जाए। तो उन स्मॉल पार्टीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को कि आपके फाइल के स्मॉल पार्टीशन है उनको हम पेज बोलते हैं, और मेन मेमोरी के जो स्मॉल पार्टीशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेम। पेज का साइज और फ्रेम का साइज दोनों का साइज बिल्कुल इक्वल होता है। अगर ये 10 MB का है तो ये भी 10 MB का ही होगा, फ्रेम भी। जैसे कि ब्लॉक था, मेन मेमोरी में उसको फ्रेम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपनी एक प्रोसेस है, लेट्स सपोज उस प्रोसेस के ये कुछ पेजेस हैं, पेज 0 1 2 3, हमेशा इसमें 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है सिस्टम्स में। तो 0 से स्टार्ट हुआ और पेज n तक, n का मतलब जितने भी पार्ट पेजेस में वो फाइल जाएगी मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरी फाइल होगी इसका कुछ पर्टिकुलर साइज होगा, इसके अपने बाइट्स होंगे। तो ये क्या करता है पेजेस, जैसे आपका पेज 0 है तो पेज 0 क्या स्टोर करता है, उस फाइल के फर्स्ट 100 बाइट्स, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग पेजिंग। तो फर्स्ट 100 बाइट स्टोर कर लिए पेज 0 ने। सेकंड 100 बाइट यानी कि 101 से लेकर के 200 तक के बाइट्स किसने स्टोर किए होंगे, पेज 2 ने। उसके बाद थर्ड 100 बाइट्स यानी कि 201 से लेकर के 300 तक के बाइट आपके पेज 2 ने स्टोर किए होंगे। देन इसी तरीके से पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, यानी कि हर एक पेज क्या कर रहा है, अपने 100 बाइट स्टोर कर रहा है। और वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, पेज 0 से। तो पहले 100 बाइट पेज 0 में होंगे, दूसरे 100 पेज 1 में, देन 3 में, 2 में, इस तरीके से आपका आगे आगे जाएगा। इसका मतलब कि हर एक पेज के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, है ना। पूरी फाइल हमने डिवाइड की है तो हर एक पेज में अलग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। अब सीपीयू को किसी टाइम पे कौन सी वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है, वो भी चीज भी डिपेंड करती है। तो उसके लिए आती है बात यहाँ पर एड्रेस की, कि प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर मैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सीपीयू ने बोला है कि मुझे पेज नंबर 3 चाहिए तो उसको कौन से बाइट चाहिए, इसका मतलब ये वाले बाइट। पेज नंबर 3 का मतलब 400 बाइट्स को चाहिए। आप उसको कोई भी पेज उठा के नहीं दे सकते हो या कोई भी बाइट उठा के नहीं दे सकते हो। उसकी डिमांड अगर ये वाली है तो उसको यही देना पड़ेगा। अब ये तो हमने फाइल डिवाइड की है, एक्चुअली ये कहाँ पर है, एक्चुअली तो ये मेन मेमोरी में है। तो अब बात आती है मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग को भी अभी अच्छे से समझेंगे हम इसके अंदर। ये तो हुआ पार्टीशन फाइल का। अब ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 यानी कि खाली ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर आपके पेजेस आकर के स्टोर हो जाते हैं, कब, जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। प्रोसेस एग्जीक्यूट होना मतलब मेमोरी पे उसका लोड होना। तो ऐसा नहीं है कि पेज 0 उठ के फ्रेम 0 पे आएगा, पेज 2 उठ के फ्रेम 2 पे आएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो जो मेन मेमोरी का फ्रेम 0 है वो ऑलरेडी बिजी है विद सम अदर प्रोसेस, तो उस केस में पेज 0 को कोई और फ्रेम एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि फ्रेम 0 पेज नंबर 16 पे पड़ा हुआ है या पेज नंबर फ्रेम नंबर 6 पे पड़ा हुआ है। तो कोई भी पेज किसी भी फ्रेम पे हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है उसको कंटिन्यूअसली एलोकेशन मिल जाए, फ्रेम नंबर से मिल जाए, वो कहीं पर भी हो सकता है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर गए अपने पेज। सी पेज 0 कहाँ पर गया है, फ्रेम 2 में। पेज 1 कहाँ पर गया है,
फ्रेम 4 पे। पेज 3 आपका कहाँ पर गया है? पेज 3 को अभी तक कहीं पर मिली ही नहीं जगह, यानी कि इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ठीक है ये नहीं गया है। पेज 4 भी नहीं गया है, 5 भी नहीं गया है, 6 भी नहीं गया है, 7 गया है आपका पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ पेजेस यहाँ कुछ फ्रेम्स पर पड़े हुए हैं और कुछ अभी अपने हार्ड डिस्क में ही है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी स्पेस पे ही। तो इसी को तो स्वैपिंग कहते हैं ना, कुछ पेजेस आते हैं, कुछ पेजेस वापस वहीं रहते हैं अपने मेन में स्टोरेज में, और जब ये वाले पेजेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर वो हट करके दूसरे पेज आ जाते हैं, राइट। ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा क्या है, प्रोसेस पी पेज 0, प्रोसेस पी पेज 2। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस हो रैम पर, और भी प्रोसेस होंगी, तो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा कि पेज 0 ऑफ विच प्रोसेस, प्रोसेस पी, पेज 2 ऑफ विच प्रोसेस, प्रोसेस पी। ऐसे ही यहाँ पर और भी तो प्रोसेसेस होंगी ना, तो किस कौन सा पेज किस प्रोसेस से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर सेव करनी पड़ती है, करेक्ट। तो ये तो हुआ कि कैसे आपकी फाइल डिवाइड होती है पेजेस में और कैसे वो मेन मेमोरी में स्पेस पाती है, करेक्ट। अब आ जाते हैं कि अगर सीपीयू ने कोई पेज डिमांड किया तो वो उसको कैसे लेके देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका पहले थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं इस पे। एड्रेस ट्रांसलेशन। Page address is called logical address and represented by page number and the offset. आपका ये जो एड्रेसिंग सारा काम चल रहा है ना, कि फाइल को हमने डिवाइड कर दिया, पेजेस में डिवाइड कर दिया, पेज का नाम है पेज 0, पेज 1, पेज, ये पूरा एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है। एक्चुअल एड्रेस कहाँ होता है? यहाँ पर रैम पे या फिर हार्ड डिस्क, क्योंकि वहां पर वो उसको स्टोर किया है। यहाँ पर तो आपने खाली डिवाइड करके नाम दे दिया ना, पेज 1, पेज 2, एक्चुअली वो कहाँ पर जाके स्टोर हुआ? मेन मेमोरी में। भले टेम्परेरी हुआ है बट उसकी फिजिकल लोकेशन तो वही है। तो इसलिए यहाँ पर जो एड्रेसिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग। एंड ये जो मेन मेमोरी है, ये जो फ्रेम के अंदर जब आपका पेज आकर के स्टोर हो गया, तो वो होता है उसका फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो अगर मैं कहूँ पेज नंबर 0 ऑफ प्रोसेस P1 का लॉजिकल एड्रेस क्या है, तो इसका लॉजिकल एड्रेस ये है, प्रोसेस P का पेज 0। बट इसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या है? तो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या है इसका? ये है फ्रेम 2। ठीक है, फ्रेम 2 इसका फिजिकल एड्रेस है, क्योंकि ये पेज आपको कहाँ मिलेगा, ये बाइट्स आपको कहाँ मिलेंगी? फर्स्ट 100 बाइट्स, फर्स्ट 100 बाइट्स आपको मिलेंगी आपकी मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 2 पर। दिस इज फिजिकल एड्रेस एंड दिस इज लॉजिकल एड्रेस। और इससे इसकी मैपिंग जो होती है, मैपिंग का मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पता करना, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, ये चीज जो कल भी हमने डिस्कस की थी, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। और कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको एग्जीक्यूट करवाती है। और कब करवाती है? सपोज सीपीयू चल रहा है, अपना काम कर रहा है सीपीयू, और सीपीयू प्रोसेस अभी पी को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट करते हुए इसको क्या जरूरत पड़ी? इसको जरूरत पड़ी कि इसके जो भी ये प्रोसेस पी है इसको क्या चाहिए? थर्ड 100 बाइट से, यानी कि इसको इसकी चाहिए ये वाली बाइट्स 3201 से लेकर के 300 नंबर की बाइट्स इसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। तो ये क्या करेगा? डिमांड करेगा, भाई मुझे ला करके दीजिए। अब ला करके कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ला करके देगा। तो उसको क्या चाहिए? पहले तो कि ये जो बाइट्स हैं ये कौन से पेज में है, पहले इसको इसका लॉजिकल एड्रेस देखना पड़ेगा कि ये वाले बाइट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम ने कौन से पेज में रखा है। तो थर्ड बाइट्स जो आपकी हैं उनको कहाँ रखा है इसने? पेज नंबर 2 पे, यहाँ रखा है। तो ये तो इसका लॉजिकल एड्रेस है पेज नंबर 2, लेकिन इसको लाके कहाँ से आना है? इसको मेन मेमोरी से लाना है इन बाइट्स को उठा।
तो इन बाइट को लेने के लिए अब ये कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में। तो इसको मैपिंग करनी पड़ेगी कि पेज नंबर 2 कहाँ पर स्टोर्ड है, फ्रेम नंबर 3 में स्टोर्ड है, और यहाँ से फिर ये इन बाइट्स को यहाँ पर मिलेंगी इसको ये वाली बाइट्स, और ये उठा करके सीपीयू को दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग, जहाँ पर कि हम लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को फैच कर लेते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे फैच कर पाते हैं, उसके लिए पूरे इसके पेज टेबल बनती है, फ्रेम टेबल बनती है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू पेजिंग कॉन्सेप्ट तो आप लोग